हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस प्रॉब्लम. द परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ टुवर्ड द सन फ्रॉम अ टोटल एक्लिप्स ऑफ अ सन टू द पॉइंट वेयर द मून इज ऑन अ साइड ऑफ अर्थ डायरेक्टली अपोजिट टू द सन. पहले कह रहा है कि ये पहला केस है आपके पास जब टोटल एक्लिप्स हो रहा है. मून कहाँ पर है? यहाँ पर है ना. अर्थ और सन के बीच में मून है. फिर क्या होगा सेकंड केस में? सेकंड केस में यही मून यहाँ से चलकर पीछे पहुंच जाएगा यहाँ पर. ये सेकंड केस है. तो हमसे बस उसने यही पूछा है कि कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है एक्सेलरेशन के अंदर. किसके? अर्थ के एक्सेलरेशन के अंदर. ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट केस टू दैट ऑफ द सेकंड केस. ओके, अगर एक बार मून टोटल इक्लिप्स में है, ऐसे दिख रहा है आपको पहले केस के अंदर, और फिर एक बार मून पीछे की तरफ चला गया. अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पर लगाने वाले हैं अपना की कंसेप्ट. की कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन इज डेल्टा ए अपॉन ए एवरेज इंटू 100. अगर हम ये निकाल लेते हैं तो ये फैक्टर परसेंटेज चेंज को बता देगा. चलो, अब बारी बारी यहाँ पर हम सारी चीज़ें निकालते हैं. सबसे पहले हमें निकालना है डेल्टा ए को. ये पहली चीज़ है जो हमें निकालनी है. फिर ए एवरेज, ये दूसरी चीज़ है, और फिर हमें डिवाइड कर देना है. अगर हम ध्यान से देखें अपनी प्रॉब्लम को, पहले एक्लिप्स के दौरान अर्थ को सन भी खींचेगा और अर्थ को मून भी खींचेगा. F1 F2 के हमने मान लिया कि ये F1 फोर्स है और ये F2 फोर्स है. ठीक है, मतलब मून भी खींच रहा है अर्थ और सन भी खींच रहा है. तो केस नंबर 1 के हिसाब से जो नेट फोर्स लगेगी वो होगी F1 प्लस F2. मानते हो नहीं मानते? तो F1 प्लस F2 फोर्स लगेगी. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि भाई नेट फोर्स फॉर द केस 1 एक्लिप्स के केस में इज जी एम ऑफ सन एम ऑफ अर्थ अपॉन में द डिस्टेंस इन बिटवीन द अर्थ एंड द सन, उसका होल स्क्वायर. तो मान लो R1 है. ऐसी मून के लिए लिख सकते हैं मून, तो M लिख दूंगा, और अर्थ, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट इज R2. ठीक है, अब यही चीज पीछे आ गई, मून पीछे आ गया. एक सेकेंड, यही मून यहाँ पीछे आ गया. तो ये R2 डिस्टेंस यहाँ हो गया. R1 डिस्टेंस तो अभी भी यहाँ से यहाँ तक का ही है ना. मगर इस केस में मून की फोर्स अब पीछे हो गई, मगर सन की तो हमेशा आगे लगी रही थी. तो दूसरे केस के अंदर जो हमारी नेट फोर्स हो जाएगी, वो देख रहे हो, वो क्या हो जाएगी? सन की फोर्स में से अब मून की फोर्स क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी. सन की फोर्स में से मून की फोर्स माइनस हो जाएगी. अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है? अगर चेंज इन एक्सेलरेशन निकालना है तो चेंज इन फोर्स निकालना बहुत जरूरी है भाई. F इक्वल टू एम ए होता है ना. तो चेंज इन फोर्स अगर हम निकालते हैं, पहले केस, दिस इज पहला केस एंड दिस इज दूसरा केस, तो मैं कह रहा हूँ F1 माइनस F2 हम करते हैं यहाँ पर. तो डायरेक्टली मैं क्या करूँगा? माइनस मतलब पूरे एक्सप्रेशन को लिख कर देखूंगा, और फिर देखते हैं कि क्या काट छाट यहाँ पर हो सकती है. तो F1 मतलब ये वाला केस है. ये वाला F1 मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, मुझे लिख लेना चाहिए F नेट A F नेट B. F नेट A F नेट B. तो जब मैं माइनस करूंगा, मुझे पता है ये जो ये वाले दो भाई हैं, ये तो नगेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ये नहीं बचने वाले. ये दोनों भाई बच जाएंगे मून वाले. तो जगह 2 इंटू जी मास ऑफ मून मास ऑफ अर्थ अपॉन R2 का होल स्क्वायर. तो ये डेल्टा एफ आ गया. डेल्टा एफ निकालने के बाद हमें पहली चीज मिल गई. देखो, पहली कड़ी मिल गई, क्योंकि ये तो मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, है ना. यहाँ से मैं इसे लिख सकता हूँ मास ऑफ अर्थ इंटू डेल्टा ए. तो मास ऑफ अर्थ से मास ऑफ अर्थ को उड़ा दो तो डेल्टा ए की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास, है ना. बस ऐसे ही लिख रहा हूँ अभी, शो करने के लिए, शो करने के लिए. बाकी डेल्टा ए की वैल्यू जिसको लिखनी है वो लिख सकता है अपने नोट्स में. ठीक है, अब एवरेज फोर्स निकाल लेते हैं. एवरेज फोर्स जब हम निकालेंगे, वो क्या होगा? ए और बी को ऐड कर दो भाई, यही दो नेट फोर्सेस हैं, उन दोनों को ऐड कर दो. तो अब ये आगे वाले भाई, ये जो बच्चे, ये वाले जो कट गए थे, अब ये बच जाएंगे और ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि इनके पास, एक के पास प्लस है और एक के पास माइनस है. तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2GMS ME R1 का होल स्क्वायर इंटू 2. 2 से 2 काट दो, तो GME MS R1 का होल स्क्वायर. अब यहाँ पर से हम एम मतलब ए एवरेज निकाल सकते हैं ऐसे करके, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करके. भाई ये तो हम सभी को न्यूटन लॉ से पता ही है. तो मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ अर्थ हटा देते हैं, ये बच जाएगा हमारे पास आंसर.
अब अपने जो हमने फॉर्मूला लगाया है उस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज को एक बार पुट कर देते हैं। तो पहला फॉर्मूला बना 2g मास ऑफ अच्छा मास ऑफ अर्थ तो यहाँ से हट गया था, हटा देना चाहिए। हाँ, मास ऑफ मून अपॉन में R2 का होल स्क्वायर इनटू ये वाले को हम जब लिखेंगे R1 का होल स्क्वायर। देखो क्योंकि एवरेज नीचे है, एक्सेलरेशन एवरेज नीचे है, तो इसे तुम ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम लोगों के लिए थोड़ा सा धीरे धीरे ही सही मगर तरीके से लिखकर तुम लोगों को बता दूंगा क्या करना है। इंटू 100, देखो जो कट सकता है उसे काट दो। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून, है ना, अपॉन मास ऑफ सन इनटू R1/R2 का होल स्क्वायर इनटू 100। ये आ रहा है हमारे पास परसेंटेज। बस अब हमें इसे क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, तो पहला तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, पहला कोई सही नहीं है। अब इसमें सन ऊपर है और मून नीचे है, ये भी रॉन्ग है। फिर तीसरे पर आ जाओ, 2 टाइम्स है, मास ऑफ मून बाय मास ऑफ सन है, R1/R2 है, उसका होल स्क्वायर है, 100 भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो द फाइनल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज ऑप्शन नंबर 3। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।